हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं सागर आज आपके सामने फिर से लेके आया हूँ लेथ मशीन के पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले हमारे चैनल को एजुकेशन आईक्यू को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए कि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न अगर लेथ मशीन से आए तो उससे तो नहीं छूटे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, नर्लिंग ऑपरेशन किस स्पीड पर किया जाता है? तो पहले जानते हैं नर्लिंग ऑपरेशन होता क्या है। तो नर्लिंग ऑपरेशन में हम लोग कोई भी शाफ्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि उसको पकड़ने में, ग्रिपिंग में हमें सहायता मिल सके। जैसे अगर आप माइक्रोमीटर आप देखिएगा तो उसके जो बैक पोर्शन जो होता है, शाफ्ट टाइप का जो कटा होता है, उसमें भी आपका नर्लिंग किया रहता है। ठीक है, तो नर्लिंग का मेनली पर्पस है किस लिए? ग्रिपिंग करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को आसानी से हम पकड़ सकें। तो नर्लिंग, अब इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नर्लिंग ऑपरेशन किस स्पीड पर किया जाता है। तो ये किया जाता है टर्निंग के 1/3 गुनी स्पीड पर। ठीक है, अगर हम लोग टर्निंग जिस स्पीड पे करते हैं ना, उसके 1/3 गुनी स्पीड पर हम लोग क्या करते हैं? नर्लिंग ऑपरेशन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नर्लिंग करने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नर्लिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो उसमें फॉर्मिंग प्रक्रिया होती है। क्या होती है? फॉर्मिंग होती है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किस स्पीड पर करना चाहिए? तो कम स्पिंडल स्पीड पर करना चाहिए। कम स्पिंडल स्पीड पर करना चाहिए। ठीक है, तो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन जब भी हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, पार्टिंग ऑफ क्या होता है? मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? यहां पे टूल है, टूल को यहाँ पे फीड देंगे तो ये क्या होगा? ये कम होते जाएगा, कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि लास्ट में आगे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। ठीक है, तो पार्टिंग ऑफ हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो पूछ रहा है पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किस स्पीड पर करनी चाहिए? तो कम स्पिंडल स्पीड पर पार्टिंग ऑफ करना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को कैसे सेट करते हैं? तो पार्टिंग ऑफ करने के लिए टूल को कैसे सेट करते हैं? तो कटिंग पॉइंट के सेंटर में टूल को सेट करते हैं। तो पार्टिंग ऑफ जब करते हैं तो टूल को कहां सेट करते हैं? एकदम सेंटर में उसको सेट किया जाता है। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, स्टेडी रेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेडी रेस्ट के बारे में कल मैंने बताया था कि अगर कोई लंबे सिलेंड्रिकल वर्कपीस हो, उसको अगर सपोर्ट देना हो ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन, तो हम लोग स्टेडी रेस्ट या फॉलोअर रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टेडी रेस्ट मतलब अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लंबा वर्कपीस है तो क्या हो जाए? बेंड हो जाए, या उसमें कुछ मतलब उसका डायमेंशन गलत आ जाए, या बेंड हो जाए, या टूट जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सपोर्ट देने के लिए, लंबे वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए हम लोग स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेडी रेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेडी रेस्ट को हम लोग सेंटर रेस्ट के भी नाम से जानते हैं। सेंटर रेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण कितना होता है? तो पहले कल मैंने आपको बताया था एक और चीज कि लाइव सेंटर जो होता है वो हेड स्टॉक पे लगा होता है और वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है? कालखंड के साथ रोटेट होता है। तो पूछ रहा है लाइव सेंटर जो होता है, देखिए जैसे ये चक है ना, यहाँ पे जॉज है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाइव सेंटर ऐसे लगा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जॉब फिर फिक्स होता है। तो ये जो एंगल है, ये कितना एंगल होगा? यहाँ पे एंगल। ठीक है, ये एंगल पूछा है। तो ये एंगल जो होगा, लाइव सेंटर का एंगल जो होता है 60 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 60 डिग्री लाइव सेंटर का एंगल होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल किस कारण से टूट सकता है? जब लेथ मशीन में हम सेंटर ड्रिल को टेल स्टॉक में लगाते हैं और जब वर्कपीस में ड्रिलिंग करते हैं तो किस वजह से क्या हो सकता है? ड्रिल टूट सकता है। तो क्या होता है? बहुत अधिक फीड देने पर, बहुत अधिक फीड देने पर जब टेलीस्टॉक में ड्रिल लगाए हैं और जब ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अगर ज़्यादा फीड देंगे, उसका चिप्स निकला नहीं और उसमें हम क्या देते जा रहे हैं? फीड देते जा रहे हैं, तो क्या होगा? ड्रिल टूट सकता है। ठीक है।
8वां नंबर क्वेश्चन है, खराद में कटिंग टूल कैसे स्थिति में रहता है? पहले ही मैंने आपको बताया कि लेथ मशीन का दूसरा नाम खराद होता है। तो खराद में कटिंग टूल कैसे स्थिति में रहता है? तो ये स्थिर स्थिति में रहता है। क्या? स्थिर स्थिति में रहता है। स्थिति में रहता है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा अधिक लंबाई की टेपर थ्रेड्स काटी जाती है? तो एक विधि आपको बताया था ये टेपर काटने के लिए, तो वो उसका नाम था टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो इसी विधि द्वारा अगर हम लोग टेपर थ्रेड काटना चाहते हैं ना, तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? टेपर थ्रेड काट सकते हैं। ठीक है। ये टेल स्टॉक ऑफसेट जो हम लोग करते हैं, ये क्या करते हैं, उसमें जो चिन्ह रहता है वो मिलीमीटर या डिग्री में रहता है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको टेल स्टॉक को ऑफसेट कर सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोरिंग करते समय चैटरिंग क्यों होता है? तो बोरिंग आपको बताया था कि बोरिंग क्यों करते हैं हम लोग। छोटे ड्रिल को, कोई भी इंटरनल होल है, छोटा सा होल किया हुआ है, जैसे ये कोई वर्कपीस है, इसमें ये क्या है, ये वर्कपीस है। ठीक है, ये वर्कपीस है, इसमें ये छोटा सा ड्रिल हम मार चुके हैं। इसी को अगर बड़ा करना है, एक्सपैंड करके बड़ा करना है, या इसका और बढ़ाना, तो हम लोग क्या करते हैं? बोरिंग टूल से यहाँ बोरिंग करते हैं। ठीक है, बोरिंग करते हैं अंदर जाके। तो कह रहा है कि बोरिंग करते समय, मतलब इसके कोई भी छोटे डायमीटर को बड़ा डायमीटर करने के लिए, इंटरनल डायमीटर को बड़ा डायमीटर करने के लिए हम लोग बोरिंग करते हैं। ठीक है। तो पूछ रहा है बोरिंग करते समय चैटरिंग क्यों आता है? तो अधिक फीड देने पर, इसमें भी अगर हम अधिक फीड देंगे देने पर, ठीक है, देने पर, तो अगर अधिक फीड देंगे तो इसका जो सरफेस आएगा ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, चैटर आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक तथा ऑटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें लंबा कोई बेलनाकार लट्ठा हो या रॉड टाइप का ये हो, कोई कार्यखंड हो, उसको पकड़ने के लिए हम लोग कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का? कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन है, किस जगह पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है? तो ये पकड़ा जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल पर। हेड स्टॉक स्पिंडल पर किसको पकड़ा जाता है? फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। किस जगह पर लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है? लेथ बेड के लेफ्ट हेड सिरे पर। तो ये क्या, किस जगह पर होता है? लेथ बेड के लेफ्ट हेड सिरे पर, लेफ्ट हेड सिरे पर। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? किस जगह पर लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है? तो आप लेथ मशीन यहाँ देखिएगा, लेथ मशीन ये है। ठीक है, ये आपका लेथ मशीन है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है? आपका हेड स्टॉक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेल स्टॉक होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? लेथ बेड है, उसके लेफ्ट साइड के सिरे पे है। ठीक है, लेफ्ट हेड के सिरे पे है। 14 नंबर क्वेश्चन, खराद गाइड वेज से चक को लगाते समय हो सकने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो इसके लिए गाइड वेज पर लकड़ी का लट्ठा रखना आवश्यक है, रखना चाहिए। ठीक है। तो खराद गाइड वेज से चक को लगाते समय, जब हम लेथ मशीन में जब हम चक को असेंबल करते हैं या लगाते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? जो जिस पे मूव करता है, जो गाइड वेज होता है, जिस पे आपका टेल स्टॉक मूव करता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? लकड़ी का लट्ठा रख देना चाहिए कि अगर चक अगर गलती से छूट भी जाता है, गिर भी जाता है, तो क्या हो? लकड़ी के लट्ठे पे लगे, गाइड वेज खराब ना हो। 15 नंबर क्वेश्चन है, रफ बोरिंग में कटिंग स्पीड किसके समान होता है? तो रफ बोरिंग जब हमको ज़्यादा धातु को काटना है, तो उसके लिए रफ बोरिंग करते हैं। तो उस समय स्पीड जो रखेंगे वो किसके बराबर रखेंगे? तो रफ टर्निंग
के स्पीड के बराबर रखते हैं। जब रफ टर्निंग हम लोग करते हैं उसमें जितना स्पीड रखते हैं उसी स्पीड के बराबर हम लोग रफ टर्निंग में भी स्पीड रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय क्या करेंगे। तो जब कोई बोरिंग किया हुआ कार्यखंड है उसको जब हम चेक करते हैं तो पहले तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बोर किए गए होल को कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो वो प्लग गेज से चेक करते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है बोर किए गए होल को प्लग गेज के द्वारा चेक करते समय हम क्या करते हैं, कैरेज को दूर ले जाते हैं। क्या करेंगे, कैरेज को दूर ले जाएंगे, को दूर ले जाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे, अगर कैरेज को दूर नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, जो बोरिंग टूल होगा वो वर्कपीस के कार्यखंड के अंदर होगा और उस समय अगर हम चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्लग गेज क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, कैरेज को दूर ले जाते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बोरिंग टूल की कटिंग एज को होल में इस प्रकार सेट करते हैं कि वह क्या होता है। तो वो सेंटर पे बोरिंग टूल की कटिंग एज को होल में इस प्रकार सेट करते हैं कि वह क्या रहे, ठीक सेंटर पर रहे। बोरिंग टूल, जब बोरिंग हमको करना है तो टूल को हम इस प्रकार सेट करेंगे उसके कटिंग एज को कि हमेशा वो किस स्थिति में रहे, ठीक सेंटर पर रहे, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी होल में बोरिंग करने के लिए बोरिंग टूल की किस प्रकार का चुना जाता है। तो अगर हम लोग किसी होल को बड़ा होल करना है तो बोरिंग करते ही जान गए, ठीक है। बोरिंग टूल को कैसे रखा जाता है ये जान गए। अब जानेंगे कि बोरिंग करते समय बोरिंग टूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो होना चाहिए छोटे से छोटा परंतु उपयुक्त लंबाई का, ठीक है। छोटा से छोटा हो लेकिन उसका लंबाई क्या हो, बहुत मतलब लंबाई उतना हो जितना का हमें जरूरत है, उससे ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो बोरिंग करने के समय हम लोग बोरिंग टूल कैसा होना चाहिए, छोटे से छोटा हो लेकिन परंतु उपयुक्त लंबाई का हो। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रीमर की कटिंग एजों के बीच में अंतर असमान होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है उच्च कोटि की सतह प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या, रीमर की कटिंग एजों के बीच में अंतर असमान होता है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि हम उससे उच्च कोटि की सतह प्राप्त कर सकें, ठीक है। रीमर कब किया जाता है, जब ड्रिलिंग हम कर देते हैं कोई वर्कपीस पे, फिर उसको फिनिश देने के लिए, मतलब अच्छा से फिनिशिंग देने के लिए, मतलब उसमें बर्ड्स न रहे, उसको मेजर करें तो सब जगह से इक्वल आए, तो इसलिए हम लोग रीमिंग करते हैं, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, मशीन रीमिंग में स्ट्रेट रीमर की फीड कैसी रखी जाती है। तो स्ट्रेट रीमर की फीड रखी जाती है, ड्रिलिंग की फीड की दुगनी रखी जाती है, ड्रिलिंग की फीड से दुगनी रखी जाती है। जितना हम लोग ड्रिलिंग में फीड देते हैं ना, उससे दुगना इसमें फीड देंगे, दुगना फीड देंगे, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, पाइप नुमा खोखले जॉब को सपोर्ट देने के लिए किस केंद्रक का प्रयोग करते हैं। तो पाइप नुमा खोखला जॉब है, इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग पाइप सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, पाइप सेंटर का। भारी कार्यखंडों के लिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारी कार्यखंडों के लिए किस तरह के कोण वाले सेंटर का प्रयोग में लाया जाता है। तो भारी कार्यखंड को जब हमें कोई भी हेवी वर्कपीस है उसको हम लोग ऑपरेशन करना है, उस पर टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए हम लोग जो सेंटर का इस्तेमाल करते हैं वो 90 डिग्री का होना चाहिए केंद्रक, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोर्स टेपर। टेपर हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक टेपर क्या होता है जिसको हम लोग मोर्स टेपर कहते हैं। तो मोर्स टेपर का आधा सम्मिलित कोण कितना है, तो ये होता है 1 डिग्री 29 मिनट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप
याद रखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट टेपर हम लोग कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, तो ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल जो होता है उसमें भी आप मोस्ट टेपर देख सकते हैं। जो ड्रिल्स होता है ड्रिलिंग मशीन में जो यूज़ करते हैं उसके सैंक में भी मोस्ट टेपर रहता है। लेथ मशीन में भी मोस्ट टेपर रहता है। बहुत जगह आपका मोस्ट टेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर का अनुपात क्या होता है? तो मोस्ट टेपर का अनुपात होता है 1:10 होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर जो होता है 8 प्रकार का होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक कितने कोण का टेपर बनाया जा सकता है? तो हम लोग टेपर टर्निंग काटने के लिए बहुत सारे विधि होता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बताए थे टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड भी होता है, एक ये फॉर्म टूल मेथड भी होता है, एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड भी होता है। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट अगर लगाते हैं तो उसके द्वारा हम अधिक से अधिक कितने कोण का टेपर बना सकते हैं? तो अधिक से अधिक 20 डिग्री कोण का टेपर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर लगे कार्यखंड का टेपर किसके द्वारा चेक किया जा सकता है? तो ये चेक किया जा सकता है टेपर प्लग गेज या टेपर रिंग गेज द्वारा, टेपर रिंग गेज द्वारा, ठीक है। तो लेथ मशीन पर लगे कार्यखंड, अगर लेथ मशीन में कोई वर्कपीस लगा हुआ है और उसका टेपर को हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेपर प्लग गेज या टेपर रिंग गेज के द्वारा उसको क्या करेंगे, उस कार्यखंड को चेक करेंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, टेपर को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में किया जाता है। क्या चीज को? इंक्लूडेड एंगल को डिग्री मिनट में। अभी आपको मैंने बताया था मोस्ट टेपर जो होता है उसका क्या होता है, 1 डिग्री 29 मिनट होता है। उसी तरह कोई भी टेपर रहे तो उसको क्या करेंगे, उसके इंक्लूडेड एंगल को हम लोग डिग्री मिनट में दर्शाएंगे, ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है? तो पहले से किए गए फिनिश्ड होल को सकेंद्रीय करने के लिए, मतलब पहले से फिनिश्ड होल को सकेंद्रीय करने के लिए, सकेंद्रीय करने के लिए, एक तरह समझिए कॉन्सेंट्रिक करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए बाहर का जो फेस है इसको हम लोग टर्निंग कर लिए हैं, ठीक है, टर्निंग कर लिए हैं, फिर अंदर तो ड्रिलिंग हो ही गया है, तो क्या करेंगे ना, बाहर का डाया और अंदर का डाया क्या रहे, कॉन्सेंट्रिक रहे दोनों आपस में। तो क्या करेंगे, मैंड्रिल का अंदर में क्या करेंगे, हॉलो है तो उसमें क्या करेगा, मैंड्रिल उसको पकड़ के रखेगा। फिर ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, टर्निंग कर लेंगे। तो ऊपर से जब टर्निंग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, अंदर का डाया और बाहर का डाया दोनों क्या हो जाएगा, एक सेंटर से हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोरिंग टूल में सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल निम्न उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो बोरिंग टूल में हम लोग सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल किस उद्देश्य से देते हैं? तो टूल की हील को जॉब की अंदरूनी सतह पर रगड़ने से बचाने के लिए। क्या चीज के लिए? टूल की हील को जॉब की अंदरूनी सतह से बचाने के लिए, सतह पर घिसने से बचाने के लिए, घिसने से बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या था, बोरिंग टूल में सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल हम लोग किस उद्देश्य से देते हैं? तो टूल की हील को जॉब की अंदरूनी सतह से, जब बोरिंग हम लोग करते हैं तो टूल का हील क्या है ना, जॉब के अंदरूनी सतह से टच ना हो, अगर टच होगा तो क्या होगा, वो घिस जाएगा। उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियरेंस एंगल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था लेथ मशीन का पार्ट 2 जो कि आज मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आपने अगर लेथ मशीन का दोनों वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपकी गारंटी देता हूं कि एएलपी और टेक्नीशियन में, एएलपी के लिए कोई भी लेथ मशीन से क्वेश्चन आएगा तो आपका तो नहीं छूटेगा। तो दोस्तों हम आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन IQ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।